बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम GCMS एनालिसिस, जिसको आम लफ्ज़ों में गैस क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, इसकी जो फ़ाइल होती है, जब आप कोई सैंपल तैयार करके किसी लेबॉर्ट्री में देते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं या आप अपनी ही यूनिवर्सिटी में उसका GCMS एनालिसिस करते हैं, तो आपको उसके बदले में एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक फ़ाइल तैयार होती है। उस फाइल को फिर आपने इंटरप्रेट करना होता है। उसके बाद आप उसको अपने थीसिस में बताते हैं कि ये GCMS जो एनालिसिस आपने किया है, इसकी मदद से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। उसको आप बताने के तरीके, बाज़ लोग जो उनसे हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। जो फ़ाइल होती है वो काफ़ी इनको कंफ्यूजिव होती है, क्योंकि उनको जो कुछ टर्म्स होती हैं उनका नहीं पता होता। तो आइए मैं आज आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँगा कि कैसे हम GCMS एनालिसिस को इंटरप्रेट करते हैं और कैसे हम उसको अपने थीसिस में ऐड कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर एक स्पेक्ट्रोग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ बना हुआ है, ये देखिए इसकी लेंथ जो सी, सॉरी नेक्स्ट पेज पे चला गया। ये अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको जो ऊपर से इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो ये है कि ये ग्राफ, ये 0, 10, 20, 30, 40 एंड 47, यह हम पे मिनट लिखा हुआ है। यानी कि ये जो GCMS एनालिसिस है, ये उन्होंने 47 मिनट्स रन किया है। ये सैंपल जो आपने उनको दिया होगा, उन्होंने इसका जो एनालिसिस है ये जस्ट 47 मिनट्स उसको रन किया है, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों ये जो पीक्स नज़र आ रही हैं, अब ये इतनी अच्छी पीक्स नहीं है। अमूमन जो उनसे स्पेक्ट्रोग्राफ्स होते हैं उसमें काफ़ी एक पहाड़ की तरह से ना, अमूमन बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी सी प्यारी सी शक्ल की नज़र आ रही होती हैं, लाइंस, पीक्स जिसको हम अमूमन कहते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये 10 मिनट्स के ऊपर, 10 मिनट से लेकर 20 मिनट्स के दरमियान एक ही पीक ऊपर की तरफ आई है, ठीक है। इसी तरह 20 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के दरमियान 2 पीक्स ऊपर की तरफ हैं। अब ये पीक जो ऊपर वाली, हर पीक जो उनसी है वो एक कंपाउंड को बता रही होती है कि यहाँ पे एक कंपाउंड उनको डिटेक्ट हुआ है। बेसिकली हम GCMS एनालिसिस क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं कि आपके बनाए गए सैंपल के बीच में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। अब ये अलहदा बहस है, वो ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, या फिर वो उनकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी है या नहीं है। जो बायोलॉजिकल लैब्स में काम करते हैं उनके कंपाउंड्स में बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो उनसे वो शो होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो प्लास्टिक कंपाउंड्स जो होंगे, ऐसे जो कि प्लास्टिसाइजर्स हैं, जो कि प्लास्टिक कंपाउंड्स हैं, जो कि आप समझ कंटेमिनेशन है, वो भी GCMS एनालिसिस में बताएगा कि यहाँ पे कंटेमिनेशन, और वो अच्छी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक जहाँ पे आ जाए, इसका मतलब है आपने इसी वजह से अमूमन लैब्स के जो सुपरवाइज़र होते हैं वो कहते हैं कि आप ग्लास के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, यानी कि जो शीशे की तरह इंस्ट्रूमेंट होते हैं। याद रखिए जो प्लास्टिक होती है वो लीच आउट करती रहती है, वो साथ साथ रिसती है। अगर आप शीशे की चीज़ों को इस्तेमाल करें तो उसमें कंपाउंड अपनी असली हालत में मौजूद होता है। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए प्लास्टिक की चीज़ें भी साथ साथ उसके कंपाउंड के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है। तो आइए मैं अपनी तरफ आता हूँ। ये जो पीक्स हैं ये कंपाउंड्स को बताएगा कि यहाँ पे एक कंपाउंड डिटेक्ट हुआ है, एक कंपाउंड यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, और वो जो ये टाइम है, रिटेंशन टाइम इसको कहेंगे हम, कि कौन से वाले रिटेंशन टाइम पे, फॉर एग्जांपल ये 20 है, ये 30 है, इसके दरमियान मैं कहता हूँ ये 1 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये 21 है और ये 22, इसके दरमियान मैं कहूँगा 21.8 मिनट के रिटेंशन टाइम के ऊपर ये एक कंपाउंड में डिटेक्ट हुआ है। अब वो जो आप GCMS एनालिसिस आपको यूनिवर्सिटी देती है, जो आप फाइल तैयार करती है, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं ये कौन सा कंपाउंड था। तो अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि इसको आप ये स्पेक्ट्रोग्राफ जो उनसे है, इसको आप थोड़ा सा समझिए कि ये है क्या और इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो ये मैं इसको कहूँगा ये 18.5 मिनट के ऊपर एक कंपाउंड डिटेक्ट हुआ है, ये 21.5 पे हुआ है,
इसको मैं कहता हूँ कि 2 3 4 24.6 मिनट पे डिटेक्ट हुआ है, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। ये जितनी ज़्यादा पीक है इसका मतलब है ये ज़्यादा शो हुआ है, इसका मॉलिक्यूल वेट भी ज़्यादा है और इसकी पीक भी ज़्यादा। पीक का मतलब है इस कंपाउंड की लेंथ ज़्यादा है, इस कंपाउंड की वेटेज ज़्यादा है। इसका आपने जो सैंपल बनाया है इस कंपाउंड में उसका ज़्यादा हिस्सा है, यानी अगर ये चीज़ ये पीक देखेंगे सबसे ऊपर जा रही है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इस कंपाउंड की मौजूदगी है, प्रेजेंस है उस सैंपल के अंदर जो आपने तैयार किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो मैं एक आपको स्पेक्ट्रोग्राफ दिखा रहा हूँ ये एक एन-हेक्सीन का सैंपल है और एक मशरूम का सैंपल तैयार किया था, उसका पाउडर बना के एन-हेक्सीन में उसको अच्छी तरह हमने मिक्स आउट किया। लेकिन याद रखिए ये सारा जो उनसे काम हो रहा है ये काफ़ी स्टीराइल कंडीशंस में हो रहा है, यानी कि कंटेमिनेशन से अलहदा किया गया काम है। कंटेमिनेशन में नहीं करना आपने, स्पेशल जो लैब बनी हुई है उसमें तैयार किया गया ये एक सैंपल, उसके बाद इसका GCMS एनालिसिस है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है ये जो पीक है यहाँ पे जो कंपाउंड शो होगा मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, वो उसकी लेंथ जो सी है उसका जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा इस लेंथ का है, उसके बाद इस लेंथ वाले कंपाउंड का होगा। बस ये आप ये याद रखना है कि ये रिटेंशन टाइम है, ये स्पेक्ट्रोग्राफ पे आपने जो चीज़ें याद रखनी बस यही रखना है, ये रिटेंशन टाइम है और ये सैंपल रन हो रहा है और जहाँ जहाँ पे पीक बनी है वो आपका कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद आपने एक टेबल बनाया होता है फाइल के अंदर, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये सीरियल नंबर 1 2 3 रिटेंशन टाइम होगा, उस कंपाउंड का नाम, नेम ऑफ कंपाउंड, उसका फार्मूला क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अमूमन याद रखिएगा 200 से ऊपर के जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं ना वो अच्छे कंसिडर होते हैं, क्योंकि वो जो मैंने आपको पहले बताया था जो प्लास्टिसाइजर या कंटेमिनेशन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लेकिन जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ये इसका पीक एरिया परसेंटेज के अंदर, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखिए ये मैंने आपको बता दिया ये रिटेंशन टाइम है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज मत हो। ये देखें ये स्टूडेंट्स ये इसका सीरियल नंबर 1 2 3 जो सो ऑन जितने भी कंपाउंड्स हैं, अब उसमें टोटल 19 पीक्स आई थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले रिटेंशन टाइम था 3.045, ठीक। इसके ऊपर ये कंपाउंड शो हुआ बेंजोइक एसिड, ये इतना लेंथी नाम है इसका फार्मूला क्या है, ये जो आप एनालिसिस करने के लिए जो देते हो ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, हमने कोई चीज़ अपने से नहीं लिखनी, ठीक है। हमने उसी को कॉपी करके इसमें लिख देना, बस हमें इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि ये है क्या, हम बताएं तो सही हमें इसका क्या आइडिया और लोगों को भी इसको आगे बता सकें। उसके बाद ये इसका फार्मूला जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट 305। ये देखा एक अच्छा कंपाउंड है ये, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा ज़रूरी नहीं है, उसमें भी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक से ऐड हो जाए डिफरेंट काइंड की और अच्छा मॉलिक्यूलर वेट बन जाए, लेकिन अमूमन समझा जाता है कि जो 200 से 300 से अबव जो होते हैं वो अच्छे कंपाउंड्स होते हैं। अब ये देखिए जो रिटेंशन टाइम 3.052 है, इसमें जो कंपाउंड इस टाइम पे जो कंपाउंड शो हुआ है वो ये वाला है और इसका पीक एरिया 2.37 है। अब मैं दोबारा स्पेक्ट्रोग्राफ पे आ जाता हूँ, ये देखें ये शुरू वाला होगा, इसमें ये शुरू वाला होगा, ये वाले इसकी बात नहीं हो रही, ये सबसे ज़्यादा इसका पीक एरिया होगा। अब हो सकता है ये यहाँ इसकी बात कर रहा हो, इसकी बात कर रहा हो, इसकी बात कर रहा हो, ठीक है। तो अपने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम एक सीक्वेंस के तहत चल रहे हैं, ये देखिए ये रिटेंशन टाइम 3.054 है, ये रिटेंशन टाइम 3.164 है, ये रिटेंशन टाइम 3.306 है, इसी तरह ये आगे एक सीक्वेंस के तहत जा रहे हैं। रिटेंशन टाइम पे ऊपर आप फोकस करें और लास्ट पे जो पीक बन रही है वो 46.37 पे बन रही है, ठीक है। इस तरह ये कंपाउंड्स हैं। अब ये सबसे ज़्यादा आप ये देखें, बाकी तो उसके कंपाउंड के नाम है, ये उसका फार्मूला है, ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब मैंने जो हाईलाइट किया है इसका करने का मकसद ये है जो 5% से ऊपर वाले मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा, बाकी तो ये देखें ना 0.80 भी है, 1.898 भी है, ये कम कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ये कम पीक वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो ये वाला कंपाउंड शो हुआ है 337.79, ठीक है ना। और ये रिटेंशन टाइम इसका क्या है 43.07, एक ये शो हुआ, ठीक है, एक ये वाला शो हुआ जो मैंने आपको बताया ना सबसे पहला लेंथ ही था, तो बेंजीन ये वाला 35 पॉइंट। अब ये भी आपने एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी टोटल कंपाउंड्स हैं ना ये सबको, ये परसेंटेज जो पीक में शो हो रही हैं इन सबको आपने जमा कर लेना है।
जमा करने का मकसद ये आपका लास्ट में पता चल जाएगा, 100 होना चाहिए आपका लास्ट में। आप इन 19 कंपाउंड्स है ना, जितने 19 के 19, इन 19 कंपाउंड्स को आप जमा करेंगे तो आपका जो टोटल निकल आएगा वो 100% आएगा। इसका मतलब है आपके GCMS एनालिसिस में कोई भी कंडेमिनेशन नहीं है। समझ आइए स्टूडेंट्स, तो आप ये याद रखिए। उसके बाद आपने ये तो हो गया कि ये GCMS एनालिसिस में आपके कौन कौन से कंपाउंड आए हैं, कौन कौन सा रिटेंशन टाइम आया है। अब ये देखें, आप इसको टैली भी कर सकते हैं, कोरिलेट करें। ये देखें यहाँ पे भी कंपाउंड, ये जहाँ जहाँ पे पीक बनेगी वो रिटेंशन टाइम है और उसी पे वो एक पीक बनी है, ठीक है। आप इसको आप इंटरप्रेट लिख कैसे सकते हैं, ये देखें, टोटल 19 कंपाउंड्स वर आइडेंटिफाइड इन एन हेक्सेन एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लूरोटोसोस्ट्रेटस, जैसे कि शक्ल में बताया गया है। ये रिटेंशन टाइम, नेम ऑफ कंपाउंड, पीक एरिया, मॉलिक्यूलर वेट, ये उसमें बताया गया है। 4 ऐसे कंपाउंड थे जिनका ज़्यादा परसेंटेज में पीक एरिया शो हुआ है, ठीक है ना। हमने उस पर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा इस पे हुआ है 37, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद इस कंपाउंड का हुआ 35, उसके बाद ये वाले कंपाउंड का 6.49, उसके बाद इसका 3.94। अब उसके बाद हमने ये बताना होता है कि आपके कंपाउंड जो आए हैं, आया कि वो जो इस मैंने जो रिसर्च की है इसमें हमने बताना है कि आया कि वो एंटी फंगल कंपाउंड्स हैं या एंटी बैक्टीरियल हैं, क्योंकि हमारा काम ही एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल का था। तो याद रखिए फिनोलिक कंपाउंड्स, अब जिन कंपाउंड्स के एंड में फिनोलिक आ रहा है, अब ये वाला देखें, इसका मतलब ये फिनोलिक कंपाउंड्स है। फिनोलिक कंपाउंड्स का अमूमन कहा जाता है ये एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है इनके अंदर, और इसको रिपोर्ट किसने किया था, मेडक्स ने, एटॉल ने, ठीक है। इसी तरह जो एस्टर कंपाउंड्स हैं उनकी भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रिपोर्ट हुई। और हमारे पास एस्टर कंपाउंड कौन सा है, ये वाला जिसके ऊपर लास्ट में एस्टर आ रहा है। अब ये लेंथी कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, इनके आप डायग्राम्स भी नेक्स्ट पे जाके देख सकते हैं। अब ये देखें, अब डार एटॉल 2012 के अंदर इसने क्या किया था, इसने प्रेजेंस बताई थी ये वाले जो हमारे पास एक कंपाउंड जो शो हुआ 35%, उसने इस कंपाउंड को अपने उसने जिस कंपाउंड उसने एक पौधे का GCMS एनालिसिस किया था, उसका नाम था, उसने एक प्लांट का किया था उर्टिका डायोसा, सॉरी मैंने जैसे भी इसको प्रोनाउंस किया है, उसके अंदर इस कंपाउंड की जो टोटल पीक शो हुई है वो 3.19% हुई है, लेकिन हमारे पास जो इसकी शो हुई है वो है 35%। तो हो सकता है उस प्लांट के अंदर इस कंपाउंड की वैल्यू या हिस्सा कम हो, इसकी परसेंटेज कम हो, हमारे कंपाउंड में इसकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कंपाउंड पहले भी रिपोर्ट हुआ है। ये इससे भी हमारी एंथेंटिसिटी बताई जा सकती है हम कि पहले भी लोगों ने इन कंपाउंड्स को रिपोर्ट किया हुआ है, तो अब हम भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक सादा सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि कैसे आप GCMS एनालिसिस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये वो वाले कंपाउंड्स के मैंने डायग्राम्स इधर बनाई हैं, ये देखें, ये कंपाउंड्स हैं और ये इनके साथ साथ डायग्राम्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं GCMS एनालिसिस के हवाले से, उसको इंटरप्रेट करना नहीं आता, उनको भी बासानी इस चीज़ की समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।